रेहान खान अगले कई हफ्ते जफर के गोदाम में रुपोश रहा। जफर ने उसे न सिर्फ पनाह दी, बल्कि बेहतरीन जड़ी बूटियों से इलाज भी किया, जिसकी वजह से रेहान का जख्म तेजी से भरने लगा। इस दौरान रेहान के जख्म तो मुंदमिल हो गए, लेकिन उसकी रूह पर लगे धोखे के जख्म मजीद गहरे हो। गोदाम की तन्हाई में रेहान के पास सोचने के लिए काफी वक्त था। वो शहर की ऐशो इशरत भूल चुका था। अब इसका जहन सिर्फ एक ही मकसद पर मरकूज था, सिखावत अली को उसके किए की सजा देना और मिस्टर वीर की ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना। जफर, मैंने हमेशा शहर के उसूलों के तहत काम किया, कानून, मुआहिदे, अदालतें। लेकिन सिखावत और वीर ने साबित कर दिया कि उनकी दुनिया में सिर्फ एक ही कानून चलता है, ताकत और गद्दारी। रेहान ने एक रात जफर से कहा। जफर ने जवाब दिया, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी हैसियत, स्टेटस, सब खत्म हो चुकी है। तुम्हें एक नई शनाख्त, न्यू आइडेंटिटी की जरूरत है। ऐसी शनाख्त जो कोई पहचान न सके। रेहान की आंखों में चमक आई। सही कहा, मैं अब रेहान खान नहीं हूँ। मेरा रिकॉर्ड साफ हो चुका है। मैं सरकारी तौर पर मर चुका हूँ। अब मैं उनके लिए एक साया, शैडो होऊंगा, जो उन्हें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उन पर हर तरफ से हमला करेगा। मंसूबा बंदी के अहम नुकात। 1. मालूमात का हुसूल, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सबसे पहले शहर में मौजूद अपने पुराने वफादार लोगों तक पहुंचना था, खास तौर पर अपनी पुरानी कंपनी के आईटी सेक्शन के किसी काबिल एतमाद फर्द तक। 2. वैर और सिखावत का कमजोर पहलू। इन दोनों का सबसे कमजोर पहलू लालच और एतमाद था। वीर सिर्फ पैसा और ताकत देखता था, और सिखावत ने वीर पर बहुत ज्यादा एतमाद किया होगा। 3. माली वसाइल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगरचे इसके तमाम अकाउंट्स बंद हो चुके थे, रेहान ने हमेशा एक खुफिया फंड, सीक्रेट फंड, गैर कानूनी कामों के लिए नहीं, बल्कि स्याह दिनों के लिए तैयार रखा था। ये फंड मुल्क से बाहर एक ऐसे ट्रस्ट में था जहां सिखावत या वीर का हाथ नहीं। रेहान ने एक इंतहाई पुराने इनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया, जो उसने 10 साल पहले हंगामी हालात के लिए खरीदा था। उसने एक खुफिया कोड के जरिए अपनी कंपनी के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद आईटी माहिर हमजा से राब्ता किया। रेहान, खुफिया कोड में शिकार जारी है। क्या जाल बिछ चुका है? हमजा बगैर खौफ के, जाल बिछ चुका है, लेकिन शिकारी होशियार है। वो हर तरफ देख रहा है। ये खुफिया जुमला इस बात का इशारा था कि हमजा अब भी वफादार है और सिखावत वीर की जासूसी कर रहा है। रेहान ने हमजा को हिदायत दी कि वो शहर से दूर एक खुफिया जगह पर आए। हमजा की आमद से रेहान के मंसूबे को ताकत मिल गई। हमजा ने रिपोर्ट दी। सिखावत अली। सिखावत रेहान की कंपनी संभालने के बाद अब खुद को बड़ा चीफ एग्जेक्टिव अफसर समझ रहा है, लेकिन वो एक पॉपेट है। वो सारे बड़े फैसले मिस्टर वीर के हुक्म पर कर रहा है। मिस्टर वीर वीर ने रेहान के तमाम पुराने मंसूबे और असासे अपने कब्जे में ले लिए हैं, और अब वो एक बड़े हुकूमती प्रोजेक्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसे अरबों का मुनाफे होगा। इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर को हमेशा दौलत से प्यार रहा है, और सिखावत को इक़्तिदार से। मैं इन दोनों को इन्हीं की पसंदीदा चीजों से मारूंगा। पहला मरहला, सिखावत का बेनकाब होना। सखावत का बेनकाब होना। हमजा, सिखावत को दिखाओ कि इक़्तिदार की कुर्सी कांटों का ताज है। मुझे उसकी तमाम गैर कानूनी वीडियो कॉल्स और रिकॉर्डिंग्स चाहिए, जो उसने वीर के साथ मिलकर मेरे खिलाफ की थीं। ये जाहिर होना चाहिए कि वो सिर्फ एक गद्दार मुलाजिम था, खुद कोई मास्टरमाइंड नहीं। दूसरा मरहला, वीर के ख्वाब को तबाह करना। वीर के ख्वाब को तबाह करना। मिस्टर वीर का ख्वाब वो बड़ा हुकूमती प्रोजेक्ट है। हमजा, मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट की फाइल्स में डिजिटल जहर, डिजिटल पॉइजन डाल दो। वीर को ये यकीन होना चाहिए कि प्रोजेक्ट पर दस्तखत होने वाले हैं, लेकिन आखिरी लम्हे में फाइल्स इस तरह गायब हों या करप्ट हों कि वीर का नाम हमेशा के लिए स्याह फहरिस्त, ब्लैक लिस्ट में आ जाए। तीसरा मरहला, एक पुरस्रार वापसी। एक पुरस्रार वापसी। जब ये दोनों नाकाम हो जाएंगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देंगे, तब रेहान खान की नहीं, बल्कि इंतकाम के साए की वापसी होगी। मैं शहर में वापस जाऊंगा, लेकिन मेरे दुश्मन मुझे पहचान नहीं पाएंगे। जफर ने हमजा की तरफ देखा और फिर रेहान की तरफ। इसका चेहरा हैरत और फख्र से दमक रहा था। तुम सिर्फ एक चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर नहीं हो, रेहान, तुम एक लड़ाका फाइटर हो। रेहान ने जवाब दिया, मैं वो आदमी हूँ जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने को कुछ न हो, उसे हराना नामुमकिन होता है।
रेहान खान ने एक बिल्कुल नया रूप धार लिया था। दाढ़ी बढ़ा ली गई थी, बाल कटवाकर छोटे कर दिए गए थे, और उसके लिबास, जो अब देहातियों से मिलते जुलते थे, उसे भीड़ में बिल्कुल गुमनाम, अनोनिमस बना रहे थे। हमजा को वापस शहर भेज दिया गया था, जबकि जफर को गांव में मरकजी राब्ताकार, सेंट्रल कम्युनिकेटर बनाकर बिठाया गया था। रेहान ने खुफिया फंड से एक छोटा लेकिन महफूज नेटवर्किंग हब खरीदा और उसे एक नामालूम मकाम पर नस्ब किया। इसका पहला निशाना सिखावत अली की नई ताकत थी। रेहान का हुक्म, हमजा को सिखावत की तमाम फाइल्स को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करो। सबसे पहले वो फाइल्स हटाओ जिनसे उसकी नई नजरियाती मिल्कियत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी साबित होती है। हमजा ने रेहान के पुराने कंपनी के सर्वर्स में दाखिल होकर वो काम शुरू कर दिया। सिखावत को पता ही नहीं चला कि उसके कंप्यूटर पर क्या हो रहा है। पहला झटका। एक शाम सिखावत अली एक बड़े डीलर के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रहा था। जब उसने अहम सिक्योरिटी कोड्स और मुआहिदे की दस्तावेजात दिखाने के लिए स्क्रीन ऑन की, तो वहां सिर्फ खाली फाइल्स नजर आए। सिखावत पसीने में शराबूर हो गया। ये कैसे मुमकिन है? डीलर ने गुस्से से डील मंसूख कर दी और सिखावत को सख्त अल्फाज सुनाकर चला गया। सिखावत ने आईटी डिपार्टमेंट पर जोरदार गुस्सा किया, लेकिन वो किसी हैकर का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। फाइलें सर्वर में मौजूद थीं, मगर उनके एक्सेस राइट्स और कोड्स बदल दिए गए थे। खान जानता था कि सिखावत उस नाकामी का जिम्मेदार फौरन किसी आम मुलाजिम पर डालेगा, लेकिन वो चाहता था कि शक की सुई मिस्टर वेर की तरफ जाए। रेहान का हुक्म, हमजा को सिखावत के फोन पर एक गुमनाम पैगाम भेजो जिसमें लिखा हो, सिर्फ तुम नहीं बदले, वीर भी बदल गया है, तुम्हें अंधेरे में रखा जा रहा है। पैगाम मिलते ही सिखावत का एतमाद मुतजलजल शेकन हो गया। वो जानता था कि वो खुद भी रेहान को धोखा देकर आया है, तो वीर भी उसे धोखा दे सकता है। उसने खुफिया तौर पर वीर की जासूसी शुरू कर दी। मिस्टर वीर का तमाम तर सरमाया और तवज्जो एक बड़े हुकूमती तरक्याती प्रोजेक्ट पर मरकूज थी, जिसके कागजात पर अगले दिन दस्तखत होने थे। ये प्रोजेक्ट इसकी हैसियत और दौलत को आसमान पर पहुंचा सकता था। रेहान का हुक्म, हमजा को अब वक्त आ गया है कि डिजिटल जहर काम करे। प्रोजेक्ट की तमाम फाइनल दस्तावेजात में एक ऐसा मल्टी वायरस दाखिल करो जो दस्तखत के ऐन वक्त पर सिस्टम को क्रैश कर दे और सारी फाइलें हमेशा के लिए नाकाबिले हसूल, इररिकवरेबल बना दे। हमजा ने बहुत एहतियात से ये वायरस हुकूमती सर्वर्स में दाखिल किया, जहां वो फाइलें पड़ी थीं। दूसरा बड़ा झटका। अगले दिन एक आलीशान तकरीब में मिस्टर वीर हुकूमती अफसरान के साथ मेज पर बैठा था। वो बड़ी शान से फाइल पर दस्तखत करने के लिए कलम उठा ही रहा था कि अचानक तमाम कंप्यूटर स्क्रीनें स्याह हो गईं और उस पर एक पुरअसरार एरर कोड चमकने लगा। तमाम फाइलें गायब हो गईं और सिस्टम मुकम्मल तौर पर डाउन डाउन हो गया। मुआहिदा मंसूख हो गया और वीर को करोड़ों का नुकसान हुआ। साथ ही हुकूमती हलकों में उसकी बदनामी, डेफमेशन हुई। वीर को फौरन सिखावत पर शक हुआ। वो जानता था कि सिखावत आईटी का माहिर है और हो सकता है कि वो लालच में आकर उस प्रोजेक्ट को खुद हथियाना चाहता हो। वीर गुस्से में पागल हो गया और सिखावत की कंपनी में धावा बोल दिया। वीर चीखते हुए, सिखावत, ये तुमने किया है, ये तुम्हारा काम है। तुमने सोचा कि तुम मुझे धोखा देकर ये प्रोजेक्ट खुद हासिल कर लोगे। सिखावत खौफजदा और परेशान, वीर साहब, खुदा की कसम, ये मैंने नहीं किया। कोई और है, कोई साया है जो हम दोनों के खिलाफ काम कर रहा है। सिखावत ने वीर को वो गुमनाम पैगाम दिखाया जो उसे मिला था और पिछली नाकामियों का जिक्र किया। वीर ने उस पर यकीन नहीं किया और अपने बॉडीगार्ड से सिखावत को बुरी तरह मारने का हुक्म दिया, ये सोचकर कि शायद वो रेहान खान को बचा रहा था। रेहान का मंसूबा कामयाब हो चुका था। दोनों दुश्मनों में तकसीम पड़ चुकी थी। रेहान एक पुराने और बंद शीशे की इमारत से दूरबीन के जरिए ये सारा मंजर देख रहा था। उसने इत्मीनान की सांस ली। जफर, हमजा, कामयाबी की पहली मंजिल अबूर हो गई। अब उनके पास कोई इक्तदार नहीं रहा, कोई एतमाद नहीं रहा। अब उन्हें एहसास होगा कि रेहान खान मरा नहीं, बल्कि एक नई ताकत बनकर वापस आया। सिखावत अली और मिस्टर वेर की लड़ाई ने शहर में एक अफरा तफरी केओस पैदा कर दी थी। सिखावत बुरी तरह जख्मी होकर छुप गया था और वेर अपने तबाहशुदा प्रोजेक्ट्स और बदनामी से निपटने की कोशिश कर रहा था।
रेहान को मालूम था कि इस सूरत हाल में दोनों अब एक दूसरे पर नहीं, बल्कि इसी साए पर इल्जाम लगाएंगे जिसने उनके काम बिगाड़े थे। सिखावत की खामोश जगह। सखावत की खामोश जगह। हमजा ने रिपोर्ट दी कि सिखावत अली वीर के गुस्से से बचने के लिए शहर के वस्त में एक पोशीदा फ्लैट, हिडन फ्लैट में छुपा हुआ है। ये फ्लैट गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया था और किसी को इसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। रेहान जफर को फोन पर, मुझे सिखावत से मिलना है, लेकिन इस तरह के वो समझे कि मैं इसके लिए उम्मीद की आखिरी करन हूँ। रेहान एक आम पुराने गेस्ट हाउस के मुलाजिम का रूप धार कर इस इलाके में गया। उसने इस इमारत के तमाम सिक्योरिटी इंतजामात का बगौर जायजा लिया जहां सिखावत छुपा। एक रात जब सिखावत शदीद खौफ और बेचैनी में मुब्तला था, उसके फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिखावत दरवाजा हल्का खोलकर, कौन है? सामने एक पुरस्रार शख्स खड़ा था जिसका चेहरा टोपी के साए में था। सिखावत इसे पहचान नहीं पाया। रेहान आवाज बदलकर ठंडे लहजे में, मैं वो हूं जो तुम्हें मिस्टर वीर के गुस्से से बचा सकता है। तुम्हारी सारी डिजिटल फाइल्स और वीडियोस मेरे पास हैं। सिखावत के हाथ पांव ठंडे हो गए। तुम वही हो जो हम दोनों के काम बिगाड़ रहा है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? रेहान, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहता। सिखावत, मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। वीर तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। मैं तुम्हें एक मौके दे रहा हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाओ और अपनी जान बचा लो। उसके बदले तुम्हें मुझे वीर के तमाम खुफिया अकाउंट्स और ठिकानों की मालूमात देनी होंगी जो तुम्हारे इल्म में हैं। शेखावत ने लालच में आकर सोचा कि अगर वो ये मालूमात दे दे तो न सिर्फ उसकी जान बचेगी, बल्कि वो बैरून मुल्क जाकर दौलत से ऐश कर सकेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसके लिए पहले से बिछाया गया जाल है। खौफ और लालच के तहत शेखावत ने वो तमाम खुफिया मालूमात रेहान के हवाले कर दी जो उसे वीर ने एतमाद में आकर बताई। की मालूमात मिलते ही रेहान ने फौरी कार्रवाई की। उसने हमजा के जरिए वीर के तमाम गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुल्की आलेज एजेंसीज को गुमनाम तौर पर भेज दिए। अगले ही दिन पुलिस और हुकूमती एजेंसियों ने मिस्टर वीर के तमाम दफातर और घरों पर छापे रेड्स मारे। वीर को भागने का मौका नहीं मिला और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसका सारा गैर कानूनी कारोबार पलक झपकते ही खत्म हो गया। साए का इंकिशाफ। साए का इंकिशाफ। अब सिर्फ सिखावत बाकी था। रेहान आखिरी बार सिखावत के फ्लैट पर गया। इस बार उसने कोई टोपी नहीं पहनी थी और उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सिखावत, तुम वापस आ गए। क्या तुमने अपना काम कर दिया? अब मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता दो। रेहान ने एक गहरा सांस लिया। उसके चेहरे पर गहरा सुकून था। तुम्हारा काम हो गया, सिखावत, और मेरा भी। सिखावत ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखें फैल गईं और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सिखावत, खा खान, रेहान खान, ये तुम हो? तुम जिंदा हो? रेहान, मैं जिंदा हूँ सिखावत। तुम्हारी गोली ने सिर्फ मेरी टांग जख्मी की थी, मेरी रूह को नहीं। और मैंने तुम्हें एक मौके दिया था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे धोखा दिया। रेहान ने अपने सैटेलाइट फोन से सिखावत को एक रिकॉर्डिंग सुनाई। वही रिकॉर्डिंग जिसमें सिखावत अली वीर को रेहान के तमाम राज बता रहा था और उसकी मौत का मंसूबा बना रहा था। रेहान, मैंने ये सबूत पुलिस को भेज दिया है। तुमने रेहान खान को धोखा दिया और फिर तुमने इसी वीर को भी धोखा दिया जिसने तुम्हें ताकत दी थी। अब तुम दोनों एक ही जगह जा रहे हो। सिखावत रोने लगा, लेकिन रेहान के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। सिखावत ने पैसे और ताकत की लालच में अपना सब कुछ खो दिया था। रेहान खान वहां से निकल गया और कुछ ही देर बाद पुलिस सिखावत को गिरफ्तार करने के लिए। खान खान कभी शहर का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बना। उसने अपना खुफिया फंड इस्तेमाल किया और जफर की मदद से शहर से दूर गुर्बत और नाइंसाफी के खिलाफ काम करने के लिए एक नई फाउंडेशन कायम की। अब वो एक गुमनाम हीरो, अनोनिमस हीरो था जो अपनी पुरानी जिंदगी की शोहरत और दौलत के बगैर ज्यादा ताकतवर और मुतमईन था। जफर, रेहान से तुम्हें अपना नाम और दौलत वापस लेने का मौका मिला था। तुमने क्यों नहीं लिया? रेहान, जफर, मैंने सीखा कि ताकत वो नहीं जो आपकी जेब में हो या आपके दफ्तर में। असली ताकत वो है जो आप अपने दोस्तों के एतमाद से हासिल करते हैं और जिसे आप इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेहान खान मर चुका था, लेकिन सादिक सादिक हमेशा जिंदा रहेगा,
जो जुल्म का मुकाबला करता है। अली और मिस्टर गेर की गिरफ्तारी के बाद रेहान खान ने सरकारी तौर पर अपनी मौत को बरकरार रखा। इसकी कोई तस्वीर मीडिया पर नहीं आई और मुल्क के बड़े हिस्से ने मान लिया कि रेहान खान वाकई मर चुका है। रेहान ने अपने खुफिया फंड्स का इस्तेमाल करते हुए शहर से कई 100 मील दूर एक पसमानदा इलाके में एक इंसाफ और तरक्याती फाउंडेशन की बुनियाद रखी। उसका नाम उसने सादिक फाउंडेशन रखा। सादिक का मतलब सच्चा और ईमानदार। जफर इस फाउंडेशन का वाहिद मोतमिद, ट्रस्टी और मुंतजिम एडमिनिस्ट्रेटर था। रेहान खान अब एक गुमनाम शख्स के तौर पर पस पर्दा बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा था। ने अपना नाम अब सिर्फ सादिक रख लिया था। इसकी रिहाइश जफर के साथ ही गांव में थी। वो अपनी पुरानी कारोबारी जहानत और तकनीकी महारत, टेक्निकल स्किल्स को अब गरीबों की मदद, तालीमी मंसूबों और इंसाफ दिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। फाउंडेशन के मकासद: कानूनी इमदाद, ऐसे गरीब किसानों को कानूनी मदद देना जिनकी जमीनें बड़े माफिया या करप्ट इदारों ने हथिया ली थीं। तालीम और हुनर, इलाके के बच्चों के लिए स्कूल खोलना और नौजवानों को जदीद हुनर की तरबियत देना। दूसरा मार्का, एक नया दुश्मन। दूसरा मार्का, एक नया दुश्मन। रेहान और जफर का काम तेजी से कामयाब हो रहा था, जिसकी वजह से शहर के करप्ट हलकों में बेचैनी फैल गई, खास तौर पर उन जमीनों के माफिया में जो इस इलाके में सस्ती जमीनें खरीदकर कारखाने लगाना चाहते थे। जल्द ही सादिक फाउंडेशन का सामना एक नए, कहीं ज्यादा मुनज्जम और खतरनाक दुश्मन से हुआ। ये गिरोह शहर के एक बड़े सियासतदान के कंट्रोल में था, जिसे स्याह बाबा, ब्लैक बाबा कहा जाता था। स्याह बाबा का नाम उसके बेरहम और खुफिया तरीकों की वजह से पड़ा था। उसने फाउंडेशन के काम को रोकने की धमकी दी, खास तौर पर जब फाउंडेशन ने मकामी किसानों को उनकी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करने में मदद दी। एक रात सादिक फाउंडेशन की नई बनाई हुई छोटी लाइब्रेरी पर हमला हुआ। आतिशजनी, आर्सन की गई और सारी किताबें जल गईं। ये हमला सिर्फ डराने धमकाने के लिए नहीं था, ये रेहान को खबरदार करने के लिए था कि वो एक ऐसे इलाके में दाखिल हो चुका है जहां सिर्फ स्याह बाबा का कानून चलता है। जफर, गुस्से में, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। रेहान, सादिक, पुलिस उनकी जेब में है। याद रखो, हमने क्यों अपनी ये छुपी हुई जिंदगी चुनी। हम उन्हें उनके ही खेल से शिकस्त देंगे। जिस तरह सिखावत को हमने उसकी लालच से मारा, इसी तरह स्याह बाबा को इसकी ताकत और सियासी असर और रसूख से दूर करेंगे। रेहान ने एक बार फिर अपने पुराने डिजिटल हथियारों और मालूमात के नेटवर्क को इस्तेमाल करने का फैसला किया। रेहान का मंसूबा: 1. स्याह बाबा का नेटवर्क तोड़ना। सियासी दुश्मनों का सबसे बड़ा हथियार उनके राब्ते और मंसूबे होते हैं। हमजा को दोबारा खुफिया मालूमात जमा करने के लिए लगाया गया। 2. अवामी राय की ताकत। रेहान ने फैसला किया कि वो स्याह बाबा के जराइम को खुफिया तौर पर मीडिया के सामने लाएगा, लेकिन इस तरह कि किसी को फाउंडेशन पर शक न हो। उसने छोटे गैर मारूफ सहाफियों को इस्तेमाल किया जिन्हें बड़े इदारों का खौफ नहीं था। रेहान खान एक बार फिर एक गुमनाम साए के तौर पर अदालतों, दफ्तरों और मीडिया हाउसेज में हलचल मचाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पहली जंग तो जाती इंतकाम की थी, लेकिन अब ये जंग इंसाफ और तब्दीली के लिए। खान सादिक जानता था कि स्याह बाबा एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ धमकियों से नहीं डरेगा, बल्कि उसकी कमजोरी इसकी सियासी ताकत और समाजी साख, सोशल क्रेडिबिलिटी थी। रेहान ने जफर और हमजा की मदद से एक जामे मंसूबा तैयार किया ताकि स्याह बाबा की जड़ें खोखली की जा सकें। हमजा का किरदार: हमजा ने अपने डिजिटल हुनर का इस्तेमाल करते हुए स्याह बाबा के दफ्तरी और निजी सर्वर्स में दाखला हासिल किया। इसे मालूम हुआ कि स्याह बाबा सिर्फ माफिया का सरगना नहीं था, बल्कि वो हुकूमती सतह पर एक बड़े मालियाती घपले, फाइनेंशियल स्कैम में मुलव्वस था, जिसमें गरीबों के लिए मुख्तस फंड्स को गबन किया गया था। सबसे अहम बात यह थी कि हमजा को वो तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल गईं, जिनमें स्याह बाबा अपने सियासी हरीफों को धमकियां दे रहा था और अपने करप्ट साथियों के साथ जमीनों पर कब्जे की मंसूबा बंद। रेहान को मालूम था कि उन तमाम सबूतों को यकदम मंजर आम पर लाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि स्याह बाबा के पास फौरन उन सबूतों को जाली फेक करार देने की ताकत थी। रेहान की हिकमत अमली: 1. पहला धमाका, फर्स्ट ब्लास्ट। रेहान ने सियाह बाबा के सबसे कमजोर साथी, जो एक मकामी अहलकार था, के खिलाफ सबूत जारी किए। उसने हमजा के जरिए मकामी अदालतों में गुमनाम दरखास्तें और माली घपले के इब्तदाई सबूत भेजे। नतीजा: मकामी अहलकार की फौरन मुअत्तली, सस्पेंशन हुई,
जिससे स्याह बाबा के ग्रुप में बेयकीनी फैल गई। 2. मीडिया का इस्तेमाल। रेहान ने शहर के गैर मारूफ लेकिन जुर्रतमंद एक ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को स्याह बाबा के एक छोटे से गैर कानूनी असासे की खुफिया मालूमात दें। इस चैनल ने खौफजदा हुए बगैर वो खबर ब्रेक की। नतीजा, अवाम में पहली बार स्याह बाबा की साख पर सवाल उठने शुरू हुए और हुकूमती सतह पर इंक्वायरी का दबाव बढ़ गया। 3. अहम पर्दाफाश, द मेन रिवील। अब जब सियासी माहौल गर्म हो चुका था, रेहान ने तमाम अहम सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गबन किए गए फंड्स के बैंक स्टेटमेंट और धमकियों की दस्तावेजात एक महफूज तरीके से मुल्क के सबसे बड़े अदालती मॉनिटरिंग कमीशन, जुडिशियल मॉनिटरिंग कमीशन तक पहुंचा दी। उसके साथ ही इसी रात तमाम सबूतों को एक बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी के खुफिया सर्वर पर भी अपलोड कर दिया गया ताकि वो कभी ज़ाया ना हो। अगले चंद दिन शहर की तारीख के सबसे हंगामा खेज दिन साबित हुए। स्याह बाबा को इस वक्त सबसे बड़ा झटका लगा जब इसके अपने ही हामी सियासतदानों ने अवामी दबाव और सबूतों की संजीदगी देखते हुए इससे किनारा कुशी डिस्टेंसिंग इख्तियार कर ली। जब रिकॉर्डिंग्स मीडिया पर नशर हुईं, जिनमें स्याह बाबा बड़े फख्र से बता रहा था कि वो कैसे गरीबों की जमीनें हथियाता है, तो अवाम का गुस्सा आसमान को छू गया। हुकूमती कमीशन ने माली घपले की तहकीकात शुरू की और स्याह बाबा के तमाम अकाउंट्स मुंजमद फ्रोजन कर दिए गए। स्याह बाबा, जो कल तक एक ताकतवर बादशाह था, आज एक तन्हा मुजरिम बनकर रह गया। उसे अपने घर में नजरबंद, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और उसकी सारी सियासी ताकत खत्म हो गई। सादिक फाउंडेशन का किसी ने जिक्र नहीं किया। किसी को पता नहीं चला कि ये सारा इनकलाब एक मरे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसके वफादार दोस्त की हिकमत अमली का नतीजा था। रेहान खान गोदाम के बाहर बैठा था जब जफर उसके पास आया। जफर, तुमने कर दिखाया। रेहान, स्याह बाबा का किला गिर गया। अब कोई किसानों की जमीनें नहीं छीन सकता। रेहान सादिक, ये सिर्फ एक और जंग थी जफर। इस दुनिया में लालच और नाइंसाफी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि अगर आपके पास सच्चाई और अज़्म हो तो आप बड़ी से बड़ी ताकत को भी शिकस्त दे सकते हैं। हमारी असल ताकत हमारी गुमनामी और अहद है। रेहान की आंखों में अब सुकून था। वो इस बात पर मुतमईन था कि उसने जाती इंतकाम से हटकर अब एक मकसद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वो जानता था कि ये सफर लंबा है और नए दुश्मन हर मोड़ पर इंतजार कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।